जो कहते जो सिलेक्ट हो तो गाइस आपको सीरियसली तैयारी करनी है, ये नहीं कि आप कहते हैं टाइम पास करने। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एग्जाम देने से पहले एग्जाम आया, एग्जाम की नोटिफिकेशन से तैयारी करना स्टार्ट, ये अकेडमिक करना है, नहीं कर पाओगे तब तक आप वो 90 क्योंकि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते। सिलेबस कंप्लीट। हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है कि हमारे जो कोई भी यूपीएससी की मत करो तो आपको एसएससी की तैयारी करनी है। एसएससी की तैयारी से आपके 6 से 7 एग्जाम ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। अगर इन केस फ्यूचर में जब आप तैयारी कर रहे हो उससे उस पैटर्न में कोई एग्जाम आ रहा है तो आपको क्या कहते हैं उस एग्जाम को दे देना है। पर उसकी जब कैंडिडेट क्या होता है कि हमें पता है कि जो इस समय जो कोचिंग इंडस्ट्री है ना काफ़ी बहुत बाहर निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट सोचता है कि कहते हैं मैंने इतना समय दे दिया है। अब काफ़ी लोग मेरे पे इस वीडियो में कमेंट में या इतनी क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आप बार बार एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि जब भी मैंने एग्ज़ाम दिया है मेरा हमेशा प्रीलियम निकला है और हमेशा मैं कहते हैं फाइनल मेरिट में ये आउट हो रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे तो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि काफ़ी लोग कहते जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं 99% लोग कहते फेल क्यों हो जाते हैं। क्योंकि गाइस हमें पता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी काफ़ी कम होती है, पर जो नंबर ऑफ़ जो एस्पिरेंट होते हैं वो काफ़ी होते हैं। तो ये तो क्लियर है कि सबका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि वैकेंसी उतनी नहीं होती। पर हम इस कहते वीडियो में ऐसे 5 टॉपिक के बारे में बात करेंगे या ऐसे 5 जो मिस्टेक होती है, मेजर मिस्टेक, जिस वजह से आप जो कहते जो सिलेक्शन वाली कैटेगरी में से नॉन सिलेक्शन वाली कैटेगरी में चले जाते हो। तो गाइस मैं आपको 5 रीज़न बताऊंगा। अगर 5 में से अगर 3 अगर आपके वो रीज़न आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कहते सिलेक्शन में दिक्कत होगी। अगर सिलेक्शन हो भी जाएगा तो आपको कहते काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम ये कर सकते हैं कि हम उन 5 मिस्टेक को या जो 3 में से 3 या 4 जो मिस्टेक है उस 3-4 मिस्टेक को कैसे कम कर सकते हैं, उस पर कैसे काम कर सकते हैं जिससे हम वो सिलेक्शन वाली कैटेगरी में आ सके। तो हम इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको लास्ट में कहते हैं एक वो टिप बताऊंगा जो अगर आप में वो टिप वो कहते हैं क्वालिटी। तो हमारा जो पहला पॉइंट है आपका कंसिस्टेंसी। आपको जब इस तैयारी में घुस रहे हो तो पहली बात तो आप अपने आप से क्वेश्चन ये करना है कि आपको कहते हैं डेली स्टडी करनी है। बेशक आपको 2 आवर पढ़ना हो, 3 आवर्स पढ़ना हो या 4 आवर्स पढ़ना हो, पर आपको डेली स्टडी करनी है क्योंकि आपको अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है। और मेरे में भी जो क्वालिटी थी यही क्वालिटी थी। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था पर मैं कहते हैं डेली अपना एफर्ट लगाता रहता था और मेरे को वो कहते हैं अगर मैं डेली एफर्ट लगा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं दूसरों से आगे निकल रहा हूँ। तो इसलिए आपको डेली करना है और अपने आप को कहते हैं पूरा झोंकना होगा। आपको सीरियसली तैयारी करनी है, ये नहीं कि आप कहते हैं टाइम पास करने। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एग्जाम देने से पहले एग्जाम आया, एग्जाम की नोटिफिकेशन से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तैयारी ऐसी नहीं होती, ये एकेडमिक तैयारी नहीं, ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है। तो आपको कहते हैं दूसरों से बेहतर होने के लिए आपको डेली एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी जो रहना आपका कहते हैं बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि आपका बिलीफ सिस्टम या आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप तैयारी कितनी भी कर लो पर आप में जो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। जैसा हम देखते हैं कि जब हम मुखर्जी नगर जाएं या कोई भी जो कहाँ पे कोचिंग जो हब है वहाँ अगर हम जा रहे हैं और वहाँ पे चलते हैं, हम देखते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं तो हम उसको देख के डर जाते हैं। तो और इवन कि हम जब एग्ज़ाम भी नहीं जाते हैं तो इतने एस्पिरेंट होते हैं कि उतनी तो वैकेंसी भी नहीं होती एक सेंटर में। तो आपको इस चीज़ को टैकल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी जो कमियाँ है ना, आपको अपनी कहते जो छोटे छोटे आपके लूप होल है, आपकी जो गलतियां, उस पे काम करना है रैदर देन आपको कहते नंबर ऑफ कहते पीपल को देखे। क्योंकि जब तक आप अपनी कहते छोटी छोटी कमियों पे या अपनी गलतियों पे, और सबसे बड़ी बात आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जब तक आप कहते टोटल सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे तब तक आप वो 90, क्योंकि 90% लोग तो अपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाता। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, आप कहते वो 10% कैटेगरी में आ जाओगे कि जो कहते सीरियस एस्पिरेंट होते हैं। तो इसलिए आपको कहते अपनी कमियों पे काम करना है, अपनी गलतियों पे काम कर रहे हैं। जब आप कहते गलतियों पे काम करोगे, उसको इंप्रूव करोगे, आपके मॉक में अच्छे मार्क्स आएंगे तो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझनी है कि कॉन्फिडेंस सबसे मेन रोल होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है कि हमारे जो कोई भी नया कैंडिडेट होता है वो जब कॉम्पिटिटिव जो वर्ल्ड है उसमें घुसता है तो उसके दिमाग में रहता है उसको जॉब चाहिए। तो कहते हैं मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करने लग जाता है और मल्टीपल एग्जाम के फॉर्म भरने लग
जाता है। पर आपको ये नहीं करना, आपको किसी एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा मैं, किसी एक एग्जाम के टाइप की बात कर रहा हूँ। एग्जाम की टाइप की मतलब अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको एसएससी का किसी पर्टिकुलर एग्जाम को के अंदर टारगेट नहीं लेना, आपको एसएससी की तैयारी करनी। जब आप एसएससी की तैयारी करोगे ना तो आपके एसएससी में जो भी 5 से 6 एग्जाम है, सारे एग्जाम की अपनी ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाएगी। अगर आप एसएससी की करें तो बैंकिंग की मत करो, यूपीएससी की मत करो, तो आपको एसएससी की तैयारी करनी है। एसएससी की तैयारी से आपके 6 से 7 एग्जाम ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। अगर इन केस फ्यूचर में जब आप तैयारी करें उससे उस पैटर्न में कोई एग्जाम आ रहा है तो आपको क्या बोलते हैं उस एग्जाम को दे देना है, पर उसकी तैयारी नहीं करनी। क्योंकि एसएससी क्या बोलते हैं रेगुलर एग्जाम कराता है, हर साल एग्जाम कराता है, पर जो बाकी एग्जाम होते हैं वो कभी 2-3 साल में या 4 साल में एक बार आते हैं। तो आपको कहते हैं किसी एक टाइप के एग्जाम पे तैयारी करनी है, रेदर देन आपको बोलते हैं मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करनी है। अब जो हमारा चौथा पॉइंट आता है ना, फोर्थ पॉइंट आता है, वो आता है कि जब कैंडिडेट क्या होता है कि हमें पता है कि जो इस समय जो कोचिंग इंडस्ट्री है ना काफ़ी बहुत बड़ा कहते हैं इस समय बिजनेस चल रहा है। तो इस समय क्या करते हैं ये जो कोचिंग इंडस्ट्री वाले जो लोग होते हैं वो बच्चों के दिमाग में एक कहते हैं फोमो क्रिएट होते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो वो बताते हैं कि अगर आपने इस बुक से नहीं करे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, आपने इस पीडीएफ से नहीं करा तो आपके करंट अफेयर रुक जाएगा। तो आपको ये चीज़ों पे नहीं करना, आपको मल्टीपल जो ग्रुप है ना उसके अंदर एंटर नहीं करना है। रेदर देन आपको कहते हैं 3 से 4 जो लोग हैं उनका कहते हैं ग्रुप बनाना है और अपने बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन, एक हेल्दी कहते हैं इन्वायरमेंट बनाना है, ताकि आप अपने आप में फाइट करो जो कहते हैं सीरियस है। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है, रेदर देन कहते हैं 50 ग्रुप में घुसकर उसके अंदर। आपका जो 5th पॉइंट आता है वो आपका पेशेंस। क्योंकि जैसे हमें पता है कि 20 से 21 साल की उम्र तक हम अपनी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन इसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होते हैं। पर जब हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहला एग्जाम देते हैं, दूसरा एग्जाम देते हैं तो उसमें हम फेलियर मिलते हैं तो हम गिव अप करने की कहते हैं छोड़ देते हैं। पर गाइस आपको इस एग्जाम में जब घुस रहे हो तो ये समझ के चलना है कि आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो इसलिए थोड़े टाइम के लिए आपको अपने आप से पहले कमिटेड रहना है, 3 से 4 अटेम्प्ट देने और इसके बाद एग्जाम नहीं देने। क्योंकि जब तक आप ये दिमाग में नहीं रहेगा तो आप अपने कहते पूरे इंटेंसिटी या पूरे कहते जो अपना पोटेंशियल है उसके हिसाब से आप कहते तैयारी नहीं कर पाओगे और कहीं ना कहीं अपना जो 20 वाला जो एज है तो वो अपना 20 वाला एज कहते ख़राब कर दोगे। और जिस वजह से क्या होगा कि आप कहते हैं अपनी उम्र ख़राब करने के बाद आपको एक बड़ा रिग्रेट होगा कि मैं कहते कर नहीं पाया। तो अगर आपको लगता है कि 2-3 टाइम देने के बाद आपको लगता है कि कहते हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो आप कहते किसी दूसरी चीज़ में घुस जाओ। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना ईजी होता है, उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट है, कोई भी कैंडिडेट है, वो सोचता है कि कहते हैं मैंने इतना समय दे दिया है तो अब मैं कहते हैं इसको सिलेक्शन लेके ही रहूँगा। पर आपको मूव ऑन होना ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता आप इसके लिए बने ही ना हो या आप में कोई दूसरी स्किल हो, उस पर काम करो, उस पर सक्सेस मिल जाए। अब काफ़ी लोग मेरे पे इस वीडियो में कमेंट में या इतनी क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आप बार बार एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहे थे। तो गाइस मैं आपको बताऊं कि जब भी मैंने एग्ज़ाम दिया मेरा हमेशा प्रीलिम निकला है और हमेशा मैं कहते हैं फाइनल मेरिट में ये आउट हो रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता था कि मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही या कहीं ना कहीं मैं चूक कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं एग्ज़ाम बार बार दे रहा था। और अब मैं तो एग्ज़ाम वैसे ही नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को एक अच्छे ग्रेड पे की जॉब मिल गई है। अगर मैं दूंगा भी तो मेरा एक ही रीज़न होगा कि मैं अपने होम टाउन पे जाने के लिए करूँगा, उसके अलावा मैं नहीं दूंगा। अगर मुझे लगेगा होगा तो सही है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं 3-4 साल बाद में मेरा ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और अपना ध्यान रखिए। अगर आपको किसी भी टाइप की दिक्कत है, परेशानी, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए। मैं आपकी कहते हैं कमेंट अगर मेरे को लगा कि जेन्युइन है तो मैं आपकी कहते हैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा और उसके ऊपर कहते हैं एक यूज़फुल वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू गाइस।